डियर फ्रेंड्स, हम सीआरपीसी 1974 का अध्ययन कर रहे हैं। सीआरपीसी के अंदर कुल 37 चैप्टर और 484 सेक्शंस हैं। अब हमारा लास्ट चैप्टर 37 चल रहा है, जो 474 से 481 सेक्शन जिसमें हैं, जो हमने 2 भागों में पूरा करना है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 474 से 481 सीआरपीसी। ये मिसलेनियस प्रोविजंस हैं सारे के सारे, और इनके अंदर क्या कहा गया है थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे। सेक्शन 474 सीआरपीसी क्या कहता है कि ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों के सामने विचारणा। जब किसी अपराध की ट्रायल धारा 407 यानी पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेज एंड अपील्स, 407 क्या है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेज एंड अपील्स, इसके बारे में क्या कहता है कि जब किसी अपराध की ट्रायल धारा 407 को छोड़कर किसी और तरीके से की जाती है तो अपराध के विचारण में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सेशन न्यायालय अनुपालन करता यदि उसके द्वारा मुकदमा ट्राई किया जाता। यानी धारा 407 में हाई कोर्ट और को ट्रांसफ़र और अपील की पावर है, तो उस सेक्शन 407 को छोड़ करके जब किसी अपराध का ट्रायल और तरीके से किया जाता है तो उस अपराध का विचारण में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सेशन न्यायालय में चल रही प्रक्रिया में अपनाई जाती है। और 475 क्या कहता है कि डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर ऑफ पर्सनल लायबल टू बी ट्राइड बाई कोर्ट मार्शल। केंद्र सरकार इस संहिता के तहत सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 और संघ का सशस्त्र बल से संबंधित जो उस समय लागू है, जब किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने लाया जाता है तो मैजिस्ट्रेट उन नियमों को ध्यान में रखेगा और उसके कमांडिंग ऑफिसर को विचारण हेतु सौंप देगा। इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया गया है। ए, यूनिट क्या अर्थ दिया है, यूनिट किसे कहते हैं कि यूनिट मीन्स रेजिमेंट, कॉर्प्स यानी कोर, शिप, और जो टुकड़ी है, ग्रुप है, बटालियन है, कंपनी है, इसके माने ये दिया गया है कि यूनिट किसे कहते हैं। कोर्ट मार्शल किसे कहते हैं? कोर्ट मार्शल का अर्थ है वो ट्रिब्यूनल भी है जिसमें वैसी ही शक्तियां हैं जैसे संघ के सशस्त्र बल को लागू कानून के तहत गठित की गई किसी सेना न्यायालय की होती है। अब 475(2) इसका सेक्शन है कि किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध के लिए किसी कमांडिंग ऑफिसर से कोई लिखित दरखास्त प्राप्त होने पर, जो किसी भी यूनिट का हो, जब कोई दरखास्त प्राप्त होती है तो उस दोषी को पकड़ने, सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, अर्थात अधिकतम प्रयास न्यायालय करेगा। 475(3) क्या कहता है कि उच्च न्यायालय यदि ठीक समझे तो ये भी निर्देश दे सकता है कि राज्य के अंदर स्थित किसी जेल में बंदी को सेना न्यायालय के सामने लंबित किसी मामले के बारे में ट्रायल या परीक्षा के लिए सेना न्यायालय में लाया जाए। इस सेक्शन के तहत कोर्ट मार्शल और क्रिमिनल कोर्ट के बीच ज्यूरिडिक्शन बारे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, इस बारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाए हैं। और 125 सेक्शन जो आर्मी एक्ट 1950 का है उसमें डिस्क्रिशन दी है, जिसके अनुसार ये कमांडिंग ऑफिसर की इच्छा पर होगा कि वह मुकदमे को स्वयं सुने या क्रिमिनल कोर्ट को सुनने की कहे। और संदीप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 क्रिमिनल कोर्ट के लॉ जनरल 3678 एट पेज 3680 बॉम्बे डीबी की अथॉरिटी है। इसमें ये कहा गया है कि जब आर्मी ऑफिशियल छुट्टी पर है, अर्थात एक्टिव सर्विस में नहीं है, तो क्रिमिनल कोर्ट भी सुन सकती है और सेक्शन 475 की वायलेशन नहीं होगी। अब मोतीलाल वर्सेस केसी अनेजा
1982 क्रिमिनल लॉ जनरल 2082 राजस्थान, ये प्रोविज़न पुलिस केस और कंप्लेंट केस दोनों पर लागू होता है। इस अथॉरिटी के अंदर ये कहा गया है। अब 476 सेक्शन क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए दूसरी अनुसूची शेड्यूल में दिए गए प्रारूप फॉर्म्स उन परिवर्तनों समेत जो प्रत्येक केस में परिस्थितिवश रिक्वायर्ड हैं, उन प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। यदि उपयोग में लाए जाते हैं तो वो सब पर्याप्त होंगे। अब 477 सेक्शन क्या कहता है कि उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्तियां हैं। 477 के तहत उच्च न्यायालय नियम बना सकता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य सरकार की पूर्व सम्मति यानी अप्रूवल से कानून बनाने का हक होगा। निचली दंड न्यायालयों में पेटिशन राइटर के रूप में काम करने वाले परमिट किए जा सकते हैं। पेटिशन राइटर और डीड राइटर भिन्न भिन्न होते हैं। पेटिशन राइटर न्यायालयों में दी जाने वाली दरखास्तें और पेटिशंस को लिखते हैं तथा डीड राइटर तहसील में दी जाने वाली दस्तावेज लिखते हैं। उन्हें डीड राइटर या वसीकानविश कहते हैं। तो पेटिशन राइटर जो है ये न्यायालय के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बी इसका क्या है कि उन व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान करना और उनके काम काज तय करना, फीस तय करना कि वे किस काम की कितनी फीस लेंगे। तीसरा जो है बनाए गए नियम की उल्लंघना करने पर पेनल्टी देना और वो अधिकारी नियुक्त करना जो नियम की उल्लंघना करने पर इन्वेस्टिगेशन करेगा और पेनल्टीज इम्पोज करेगा। अब डी क्या है कि इस धारा में के तहत जो नियम बनेंगे वो राजपत्र यानी ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किए जाएंगे। 478 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कामों को परिवर्तित यानी अल्टर करने की भी शक्ति है। यदि किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली प्रस्ताव पास करके ऐसी अनुज्ञा यानी परमिशन देती है तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके नोटिफिकेशन द्वारा ये निर्देश दे सकता है कि धारा 108, 109, 110, 145 और 147 में किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ये अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। रेफरेंस में भी टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 479 क्या कहता है? वह मामला जिसमें जज या मजिस्ट्रेट पर्सनली इंटरेस्टेड हैं, यानी जब कोई जज या मजिस्ट्रेट किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें वो पक्षकार है या इंटरेस्टेड है तो कब सुन सकता है? उच्च न्यायालय को परमिशन के बिना वह नहीं सुन सकता जिस न्यायालय में अपील की जानी है, यानी अपील होने वाले न्यायालय की परमिशन के बिना वह मुकदमा नहीं सुन सकता। कोई जज या मजिस्ट्रेट उस अपने द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील भी नहीं सुन सकता। सपोज एक आदमी ने बतौर एसडीजेएम के या सिविल जज के या एसीजे के निर्णय दिया और फिर उसका प्रमोशन हो गया वहीं उसी ज़िले में और उसी के द्वारा निर्णित मुकदमे की अपील उसी के सामने चली जाती है तो वह उसको नहीं सुन सकता। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन दी है 479 की एक्सप्लेनेशन है। ए जज और मजिस्ट्रेट shall not be deemed to be a party to or personally interested in any case by reason only that he is concerned therein in a public capacity or by reason only that he has viewed the place in which an offence is alleged to have been committed or any other place in which any other transaction material to the case is alleged to have occurred and made an inquiry in connection with the case। तो इसमें स्पष्टीकरण किया गया है कि कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले में केवल इस कारण से कि वह उससे सार्वजनिक हैसियत से संबद्ध है या केवल इस कारण से कि उसने उस स्थान का जिसमें अपराध का होना भी कथित है या किसी अन्य स्थान का जिसमें मामले के लिए महत्वपूर्ण किसी अन्य समव्यवहार का होना अभिकथित है अवलोकन किया है और इस मामले के संबंध में जांच की है। इस धारा के अर्थ में पक्षकार या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध नहीं समझा जाएगा।
और सेक्शन 480 क्या कहता है कि प्रैक्टाइजिंग प्लीडर नॉट टू सिट एज मैजिस्ट्रेट इन सर्टेन कोर्ट्स। जो प्रैक्टाइजिंग विधि व्यवसाय करने वाला प्लीडर है वो कुछ न्यायालयों के मैजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठ सकता। कोई प्लीडर जो किसी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी न्यायालय में मैजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठेगा। 481 क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड इन सेल नॉट परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी, यानी विक्रय से संबद्ध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली ना लगाना। कोई भी लोक सेवक जिसे इस संहिता के अधीन संपत्ति विक्रय के बारे में या किसी कर्तव्य का पालन करना है उस संपत्ति का न तो क्रय करेगा और न ही उसके लिए बोली लगाएगा। इस प्रकार से आज हमने सेक्शन 481 तक पढ़े। अब हम 482, 483 और 484 को कल पढ़ेंगे, क्योंकि 482 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं उस सेक्शन के ऊपर अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा। और इसलिए अब आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको आज हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।